हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे डेटा लिंक लेयर के और मिसलेनियस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हमारी तैयारी और पक्की हो जाए। आई होप आपने कल वाले एमसीक्यू लेक्चर की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अराउंड 14 प्लस एमसीक्यू सॉल्व किए थे विद कॉन्सेप्ट्स। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा टीसीपी आईपी स्टैक के ऊपर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। In TCP/IP reference model, the job of which layer is to permit host to inject packets into any network and travel them independently to the destination. तो बेसिकली यहाँ पे TCP/IP का रेफरेंस मॉडल है, उसमें हमसे एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये फंक्शनैलिटी कौन से लेयर की होती है। तो अगर हम TCP/IP रेफरेंस मॉडल की बात करें तो जो 4 लेयर्स हमारी होती है, फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन एंड होस्ट टू नेटवर्क लेयर। द जॉब ऑफ 4 layers, the all job of 4 layers is to permit your host to inject packets into any network and travel them independently to the destination. कहने का मतलब है कि जो चारों लेयर से चारों ही लेयर की ये जॉब है कि वो होस्ट को परमिट करे कि पैकेट्स को इंजेक्ट करे किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, एंड ट्रेवल देम इंडिपेंडेंटली टू दी डेस्टिनेशन। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चेक बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 16-bit data word to detect 2 bits error and single bit correction using हैमिंग कोड। देखो, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले अभी हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, अगर हैमिंग कोड की हम बात करें, अगर हमें d बिट एरर डिटेक्ट करनी है तो हमें कितनी चाहिए होगी? मिनिमम डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड होती है? d+1। और अगर d बिट एरर को हमें, सपोज हम मान लेते हैं t, ठीक है ना, t या d कुछ भी मान सकते हैं। t बिट एरर को अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें कितनी चाहिए डिस्टेंस? 2t+1, t बिट है क्योंकि। तो देखो, हमें डिटेक्ट कितनी बिट्स करनी है? 2 बिट, और हमें करेक्ट कितनी करनी है? सिंगल बिट, यानी कि t की वैल्यू दे रखी है 1 और d की वैल्यू दे रखी है 2। तो 2 बिट्स को डिटेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए होगी? 2+1 दैट इज 3। और t बिट्स को करेक्ट करने के लिए आपको डिस्टेंस कितनी चाहिए? मिनिमम 2t+1, जहाँ पे t की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 इंटू 1+1 दैट इज ऑल्सो 3। तो टोटल आपको कितनी चेक बिट्स रिक्वायर्ड होंगी? 3 तो डिटेक्शन के लिए डिस्टेंस हो गए, 3 आपकी हो गई करेक्शन की। तो कितना हो जाएगा? टोटल चेक बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। तो देखो, ये फॉर्मूलाज कितने काम आते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जैसे पहले वाले में आपको दे रखी थी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 2t+1 है, तो आप कितने बिट्स की एरर करेक्ट कर सकते हो? तो हम t बिट्स की एरर करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि हमें 2 बिट तो डिटेक्ट करनी है और 1 बिट करेक्ट करनी है। तो हैमिंग कोड की हेल्प से हमको कितनी चेक बिट्स रिक्वायर्ड होंगी? तो उसके लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी डिटेक्शन और करेक्शन के केस में, तभी हम निकाल सकते हैं। देखो, इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे रखा है मैंने। अब नेक्स्ट देखो, इन ईथरनेट which field is actually added at the physical layer and is not part of the frame। तो अगर हम ईथरनेट फ्रेम की बात करें, ईथरनेट का जो फ्रेम फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो ये हमारी प्रीएम्बल बिट्स होती हैं, ठीक है, ये जो हमारा प्रीएम्बल फील्ड होता है, ये फील्ड जो होता है आपका फिजिकल लेयर पे ऐड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो कि फिजिकल लेयर पे ऐड होता है एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ द फ्रेम। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Ethernet layer 2 switch is a network element type which gives। तो देखो, हमने जब हब के बारे में, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, हब, स्विच, गेटवे, तब भी मैंने आपको ये समझाया था, जो स्विच होता है उसका कोलिजन डोमेन तो डिफरेंट होता है, लेकिन उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। स्विच इज अ डिफरेंट कोलिजन डोमेन एंड सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है, आप समझ सकते हैं कि कैसे स्विच वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फ्रेम इज टू बी ट्रांसमिटेड इज दिस एंड द CRC पॉलिनोमियल टू बी यूज्ड इज टू फॉर जनरेटिंग द चेकसम,
और आपका पॉलिनोमियल क्या है, ये है। देन व्हाट इज द ट्रांसमिटेड फ्रेम, कि रिसीवर को आप क्या फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे ये आपको बताना है। अगेन सीआरसी का क्वेश्चन आ गया। आप ये देखिए सीआरसी के क्वेश्चंस कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए आप देखिए हम भी जब भी एमसीक्यूज इन्वॉल्व करें तो हर एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज के अंदर एक ना एक सीआरसी का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो देखिए कल हमने सॉल्व करना सीखा था कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हमारी डेटा यूनिट क्या दे रखी है, ये हमें डेटा यूनिट दे रखी है 1101011011 और हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है x पावर 4 प्लस x प्लस 1। इसको अगर बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10011। ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है 4, 1 और 0 की पावर के तो 1 हो जाएंगे, बाकी जो बीच की पावर्स है उनके 0 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया 10011। यहाँ पे बिट्स कितनी ऐड होंगी आपकी रिडंडेंट बिट्स, कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की 4 है, तो यहाँ पे 4 जीरोस ऐड हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे देख लीजिए कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 5 बिट्स है तो 5 माइनस 1 होके क्या हो जाएंगी 4 बिट्स हो जाएंगी। अब बस सिंपल आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीआरसी क्वेश्चन लिख के कि क्या आपका रिसीवर का फ्रेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, आप इसमें भी देख सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, what will be the efficiency of stop and wait protocol if the transmission time of a frame is 20 nanosecond। देखो ट्रांसमिशन टाइम हमें कितना दे रखा है 20 नैनोसेकेंड एंड प्रोपोगेशन टाइम हमें कितना दे रखा है 30 नैनोसेकेंड और हमसे क्या पूछा गया है एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमें बतानी है। प्रोटोकॉल कौन सा है यहाँ पे स्टॉप एंड वेट। देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में आपका विंडो साइज तो क्या होता है 1 बिकॉज सेंडर कैन सेंड 1 फ्रेम एट अ टाइम एंड रिसीवर कैन रिसीव 1 फ्रेम एट अ टाइम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा होता है बेसिकली विंडो साइज अपॉन 1 प्लस 2a, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है आपकी प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। ओके, विंडो साइज की वैल्यू हमको गिवन है, प्रोपोगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम की हमको वैल्यू गिवन है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। विंडो साइज इज 1 प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम इज 30 नैनोसेकेंड। ठीक है, एंड ट्रांसमिशन टाइम इज 20 नैनोसेकेंड। देखो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों यूनिट सेम है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 3 मीन्स 1/4 जो कितना हो गया 0.25। तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है 0.25, लेकिन हमें एफिशिएंसी किस में दे रखी है परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे इस 0.25 को मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है आपका 802.11 WLAN, उसके अंदर कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं होती। तो सबसे पहले आप देखिए जो सर्विसेज आपकी प्रोवाइड की जाती है 802.11 WLAN से, वो कौन कौन सी सर्विसेज है आपकी इंटीग्रेशन, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन। लेकिन जो एरर करेक्शन होता है इसके लिए आपको डिफरेंट पॉलिसीज यूज करनी होती है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसके थ्रू जो हमारा है 802.11 WLAN, इसके थ्रू कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है आपकी एरर करेक्शन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर इज नोन एज नेटवर्क नंबर, सॉकेट एड्रेस, सबनेट मास्क नंबर एंड मैक एड्रेस। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हो, इस क्वेश्चन से आपके और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क नंबर क्या होता है। तो नेटवर्क नंबर जो होता है हमारा नेटवर्क लेयर पे निकलता है, और नेटवर्क नंबर क्या होता है बेसिकली जो आपको 32 बिट आईपी एड्रेस दे रखा है उसको आप किसके साथ एंड कराएंगे, मास्किंग होती है बेसिकली, एंड होता है किसके साथ, वो आपका आपके नेटवर्क मास्क से। तो वहां से जो नंबर मिलता है वो आपका कहलाता है नेटवर्क नंबर। जबकि ऊपर आप क्या कह रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, तो नेटवर्क नंबर तो नहीं हो सकता इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि नेटवर्क नंबर तो किससे बन रहा है 32 बिट आईपी एड्रेस एंड विथ नेटवर्क मास्क। नेक्स्ट आप देखो सबनेट मास्क नंबर। सबनेट मास्क नंबर तो क्या होता है बेसिकली, सबनेट मास्क नंबर तो खुद एक 32 बिट नंबर होता है। ठीक है, 32 बिट नंबर होता है दैट मास्क द आईपी एड्रेस। ठीक है, दैट मास्क द आईपी एड्रेस। तो इसके अंदर तो पोर्ट एड्रेस का कोई रोल ही नहीं है, तो सबनेट मास्क नंबर भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। मैक एड्रेस हमें पता है क्या होता है, मैक एड्रेस आपका जो होता है इट इज एड्रेस इज योर कंप्यूटर और यूनिक हार्डवेयर नंबर, इट इज अ यूनिक
एड्रेस ऑफ योर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो ये भी आपके इसके अंदर तो मैक एड्रेस तो खुद एक एड्रेस है, ठीक है, इसका कोई इसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं है, तो मैक एड्रेस भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, सिर्फ आपका सॉकेट एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर भी सॉकेट एड्रेस ही है, बिकॉज योर सॉकेट एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर आईपी एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन से आपकी क्या चीजें क्लियर हुई कि नेटवर्क नंबर किसे बोला जाता है, सबनेट मास्क नंबर किसे बोला जाता है, मैक एड्रेस किसे बोला जाता है, और जो हमारा करेक्ट आंसर था सॉकेट एड्रेस वो किसे बोला जाता है। ओके, तो आई होप अगर आप ये चीज को पॉइंट आउट कर लें, पॉइंट्स अगर आप ये लिख के रख लें, तो यहाँ पे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर नेटवर्क नंबर से कुछ पूछा जाए, या सबनेट मास्क नंबर से, या मैक एड्रेस से, या सॉकेट एड्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In electronic mail, which of the following protocols allow the transfer of multimedia message? ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में 4 प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो आपको अलाउ करता है टू ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस। अब इसको समझने के लिए भी हम चारों प्रोटोकॉल्स को देखते हैं कि क्या क्या वर्किंग होती है हर एक प्रोटोकॉल की। अगर हम बात करें आई मैप की, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो आई मैप है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, टू रिट्रीव द ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर। ठीक है, टू रिट्रीव द ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर। तो देखो ये तो यहाँ पे इसका तो मल्टीमीडिया का कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एसएमटीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका काम क्या होता है, इट इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ठीक है, एसएमटीपी इज बेसिकली इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी मल्टीमीडिया का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है आपका POP3। POP3 क्या होता है, इट इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, पॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, इट इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ योर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जैसे एसएमटीपी भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिसेंट वर्जन विच इज यूज फॉर रिसीविंग एन ईमेल। लास्ट आपका जो होता है माइम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो माइम प्रोटोकॉल होता है, दिस प्रोटोकॉल इज अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइम। ठीक है, ये दोनों तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं फॉर रिसीविंग एन ईमेल। ठीक है, फॉर रिसीविंग एन ईमेल तो आपका ये हो गया POP3 के लिए, और जो ये वाला जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। आई मैप किसके लिए यूज हो गया, टू रिट्रीव द ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर, जबकि जो माइम होता है ये आपको क्या अलाउ करता है, टू ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस। तो हमसे यही पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग पोर्ट नंबर्स विद देयर यूजेस। तो अगर हम इनके पोर्ट नंबर्स की बात करें, तो अगर आप पोर्ट नंबर देखिए, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका पोर्ट नंबर होता है आपका 80। जो रिमोट, देखो ये पोर्ट नंबर तो आपको याद होने चाहिए, इसका कोई और टेक्निक नहीं। पोर्ट नंबर जो आपकी पॉपुलर पोर्ट नंबर्स हैं एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है उसका पोर्ट नंबर होता है 80, रिमोट लॉगिन है उसका पोर्ट नंबर होता है 23। ठीक है, 25 आपका होता है ईमेल का, और जो यूजनेट आपका है उसका यूज होता है आपका 119। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब का पोर्ट नंबर कितना हो गया 80, रिमोट लॉगिन का हो गया 23, यूजनेट न्यूज का हो गया 119, एंड ईमेल का हो गया 25। तो अगर आप इनको मैच कराएं तो देखिए 23 किससे मैच होगा, 2 से, यानी कि ए जो है उसका तो हो जाना चाहिए कोड वर्ड 2। बी जो है 25 ये किससे मैच हो जाएगा, 4 से, तो इसका कोड वर्ड होना चाहिए 4। ठीक है, 80 जो है वो किससे होगा, 1 से, यानी कि सी का कोड वर्ड होगा 1, और डी जो है 119 वो किससे होगा, 3rd से, तो डी का कोड वर्ड होगा 3। यानी कि हमको कौन सा कोड वर्ड देखना है, 2413। देखो 2413, 2413 कौन सा है, ऑप्शन डी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट कोड। ओके, आपके
नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन भी कर रखा है कि कौन सा पोर्ट किसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर। कौन कौन सा है? डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट, सिमेंटिक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर में देखो डायलॉग कंट्रोल होता है, टोकन मैनेजमेंट होता है और सिंक्रोनाइजेशन होता है। जबकि जो सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड है ये आपका सेशन लेयर से एसोसिएटेड नहीं है। सिमेंटिक्स किससे एसोसिएटेड है? कल हमने इसका एक मैच द फॉलोइंग भी देखा था, उसमें हमने देखा था जो सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड है इट इज एसोसिएटेड विथ योर प्रेजेंटेशन लेयर, नॉट विथ सेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर कल देखा था जिसमें सेशन लेयर का डायलॉग कंट्रोल मैनेजमेंट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस सी ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीआरसी बेस्ड डिजाइन अ सीआरसी टीम कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 यूजर रिप्रेजेंटेटिव्स, सेवरल प्रोग्रामर्स, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, 1 or 2 सिस्टम एनालिस्ट कोड। अब देखिए इसके अंदर जो ये सीआरसी है ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो सीआरसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल रिव्यू कमिटी, क्रिटिकल रिव्यू कमिटी। ठीक है, सीआरसी। यहाँ पे सीआरसी का मतलब ये है क्योंकि क्या करें, सीआरसी बेस्ड डिजाइन सीआरसी टीम, सीआरसी टीम का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल रिव्यू कमिटी टीम। तो अगर क्रिटिकल रिव्यू कमिटी टीम की हम बात करें तो उसके अंदर 1 या 2 यूजर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है, 1 या 2 सिस्टम एनालिस्ट कोड्स होते हैं, लेकिन जो सीआरसी टीम है उसके अंदर कोई प्रोग्रामर नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ नो प्रोग्रामर इन योर सीआरसी टीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें भी ऑप्शन बी है वो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ए, सी और डी, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, वन SAN switch has a 24 ports and all 24 supports 8 Gbps fiber channel technology. Then what is the aggregate bandwidth of the SAN switch? ओके, तो देखो SAN स्विच क्या होता है? एक फाइबर चैनल स्विच होता है जो कि कंपैटिबल होता है आपके फाइबर चैनल प्रोटोकॉल से। ओके, व्हाट इट चेक्स? इट चेक्स द डेटा पैकेट हेडर, determine the computing devices of origin and destination and sends the packet to the intended storage system. It has a non-blocking architecture which includes the connection speed, support for all ports to provide a high performance system with the aggregate bandwidth. तो यहाँ पे जो aggregate bandwidth होती है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको गिवन है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स गिवन है और हर पोर्ट की चैनल कैपेसिटी कितनी है, चैनल कैपेसिटी ऑफ ईच पोर्ट, कैपेसिटी ऑफ ईच पोर्ट। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपको क्या देता है आंसर? एग्रीगेट बैंडविड्थ का। ठीक है, एग्रीगेट बैंडविड्थ का तो कितना हो जाएगा आंसर? 24 इंटू 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 192 और कितना आ जाएगा बैंडविड्थ? जीबीपीएस में आ जाएगी क्योंकि जीबीपीएस में आपको यूनिट दे रखी है। एक चैनल की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 8 जीबीपीएस, तो 24 की कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 8 जीबीपीएस, दैट इज 192 जीबीपीएस। अब देखो बेसिकली देखा जाए तो आप इसको वैसे ही समझिए कि इसमें SAN स्विच अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप इसको वैसे ही समझ सकते हैं कि एग्रीगेट बैंडविड्थ पूछ रहा है और मेरे पास टोटल 24 पोर्ट्स हैं, तो हर पोर्ट की अगर मुझे पता है कितनी है 8 जीबीपीएस से, तो टोटल एग्रीगेट पोर्ट कितना हो जाएगा? एग्रीगेट यानी कि इनका सम, सॉरी एग्रीगेट क्या हो जाएगा? हाँ, इन सब का सम हो जाएगा। तो एक की 8 है तो 24 की कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 8। ठीक है, तो इसमें वैसे SAN स्विच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट SAN स्विच जो होता है एक फाइबर चैनल स्विच होता है जो कि आपको क्या करता है, यहाँ पे कंपैटिबल होता है आपके फाइबर चैनल प्रोटोकॉल के साथ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नाउ सी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? एआरपी क्या करता है? एआरपी एक रिक्वेस्ट होती है और एआरपी का एक रिस्पॉन्स होता है। एआरपी बेसिकली किस लिए यूज होता है? टू फाइंडिंग द मैक एड्रेस। जैसे सपोज सोर्स है, सोर्स को कुछ डेटा सेंड करना है डेस्टिनेशन को। अब सोर्स के पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो है, ठीक है, लेकिन उसके पास सोर्स के पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं है, ठीक है ना।
तो सोर्स क्या करता है, ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। उस ARP रिक्वेस्ट की हेल्प से आपको क्या सोर्स क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, मैक एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। जो भी डेस्टिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस आपने दे रखा है उसका मैक एड्रेस क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एन IP एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए तो देखो गलत होगा, क्या बोल रहा है कि क्या आईपी एड्रेस फाइंड करने के काम में आता है, नहीं। पहली बात तो एआरपी काम किस लिए आता है, मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा भी फाइंडिंग द आईपी एड्रेस है, ये भी गलत हो जाएगा। फाइंडिंग द आईपी एड्रेस, देखो तीनों में ही ऑप्शंस में फाइंडिंग द आईपी एड्रेस दे रखा है, तो ये तो तीनों ही ऑप्शंस गलत हो गए। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है वैसे भी, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी, और वो ही आपका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक एड्रेस। तो सबसे पहले देखो आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस में चार एड्रेसेस दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वैलिड मैक एड्रेस है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमने जब ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा था उसके अंदर हमारा मैक एड्रेस यूज होता है, तब हमने देखा था कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ 48 bits. Okay, it contains the 12 hexadecimal numbers. ठीक है, which is inside in a 6 groups. ठीक है, ये होता है आपका मैक एड्रेस। मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हो, सपोज ABCDEFGHIJ and KL, यानी कि मैक एड्रेस आप कैसे भी बताते हो, 6 ऑक्टेट्स में 6 में बताया जाता है। ऑक्टेट्स में 6 ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया, एक ऑक्टेट जो है 8 बिट्स आपकी कंटेन करके रख रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये 8 बिट्स कंटेन करके रख रहा है, ये भी 8 8 8 8 एंड 8। ठीक है, तो टोटल बिट्स कितनी हो गई आपकी 48 बिट्स हो गई, और हर जो 4 बिट्स है वो क्या बताएगा, आपका हेक्साडेसिमल बताएगा। इसलिए कितने हेक्साडेसिमल्स हो जाएंगे, एक ऑक्टेट में अगर 2 हेक्साडेसिमल है तो 6 ऑक्टेट्स में कितने हो जाएंगे आपके, 6 × 2 विच इज 12। तो यहाँ पे देखो 12 हेक्साडेसिमल हो गए। टोटल बिट्स कितनी हो गई 48 बिट्स हो गई, और ग्रुप्स कितने हो गए 6 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि बेसिकली इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका वैलिड मैक एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट वाले में कितने ऑक्टेट्स है 1 2 3 4, तो ये तो इनवैलिड हो गया, हमको 6 ऑक्टेट्स चाहिए। नेक्स्ट वाले में देखो 1 और 2 दो ही ऑक्टेट्स हैं, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले में देखिए इसमें तो कोई ऑक्टेट दे ही नहीं रखा, बस एक नंबर और एक आपको स्ट्रिंग दे रखी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या है आपका 0 1 A5 BB A7 FF 60। तो देखो A to F जो है आपको पता है हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, तो ये देखो इसके अंदर 6 ऑक्टेट्स हैं, हर एक ऑक्टेट आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर्स को बता रहा है। ठीक है ना, और 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए और टोटल बिट्स कितनी हो गई 48। तो ये आपका एक क्या हो गया, वैलिड मैक एड्रेस हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब हम मिसलेनियसली डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर के, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए। अब हम जितने मिसलेनियस सॉल्व करेंगे वही बेटर होगा, क्योंकि उससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अब हम डेटा लिंक लेयर के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।